देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, मेरा काम है आईना दिखाना, दिखा देते हैं। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव संपन्न हो चुका, सरकार बनने की तैयारी चल रही है। लगातार मंत्रियों की सूचियां बनाई जा रही है, किन किन को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो सारी बातें चर्चे में। लेकिन चर्चा और भी है। चर्चा सबसे पहले तो गोदी मीडिया ने ये लगाया कि साहब बड़ी मेहनत से अखिलेश यादव ने जाट को अपने पाले में करने की कोशिश की और आरएलडी के जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ा, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही सबसे पहला वार जयंत चौधरी पर हुआ और खबरें गर्म हो गई। लगातार 3 दिनों तक ये खबर चली कि जयंत चौधरी भाजपा में जाने वाले, लेकिन जयंत चौधरी ने सामने आकर इस पर विराम लगाया और वो चर्चा बंद हुई। लेकिन 2 दिनों से अब सपा के एक और बड़े पार्टनर, बड़बोले नेता, पूर्वांचल के हीरो ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चाएं गर्म है और लगातार जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यही खबर चला रही कि ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात अमित शाह से हुई है और वो भाजपा में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल किया जाएगा और वो मंत्रिमंडल में भी जाएंगे, यानी राजभर की पार्टी सुभाषपा अब योगी मंत्रिमंडल में शामिल होगी। ये खबर हल्की फल्की नहीं, कोई चैनल नहीं है जिसने नहीं चलाया और चिल्ला चिल्ला कर चलाया और ये भी दिखाया साथ में कि अब क्या करेंगे अखिलेश, अब तो उनके सारे साथी छोड़कर भाग रहे हैं। बहरहाल ये सारी चर्चाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन जो असल चर्चा है, जिसकी ज़रूरत आपको है, जिसको आपको जानना है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आखिर इस चुनाव में कौन मतदाता था जिसका नसीब फूटा है और कौन सा ऐसा वोटर है जो खुशनसीब है। देखिए, नेता तो सब खुशनसीब है, जो जीत गए वो सब के सब मौज करेंगे, लेकिन मतदाताओं का क्या होगा? वो डायलॉग आपने सुना होगा, तेरा क्या होगा कालिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उन मतदाताओं से जाकर पूछ रहे हैं जिन लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया कि अब तेरा क्या होगा भाई। तूने मोदी जी का, योगी जी का विरोध किया और तूने फला 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 को वोट दिया, लेकिन सरकार तो मेरी बन गई, अब तेरा क्या होगा? ये सवाल लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खूनी खेल शुरू हो चुका, हमले शुरू हो चुके हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, फर्जी मुकदमे भी लगने लगे हैं। फतेहपुर से तो एक बड़ी खबर होली पर आई कि दलित परिवार में पूरे मोहल्ले पर अपर कास्ट के लोगों ने, जाति का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन दलित परिवार में खटिक बिरादरी थी, पूरे मोहल्ले को घेर कर पीटा गया और स्वर्ण हिंदुओं की तरफ से जबरदस्त धुनाई पिटाई हुई। सैकड़ों लोग लगभग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और साथ में मुकदमे भी वही झेलेंगे, इसलिए कि सरकार जो है वो उनकी नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? आबादी तो इनकी थी, बड़े नारे लगते थे 15 और 85, लेकिन सब कुछ उलट गया। आबादी के अनुपात में ओबीसी को 27% आरक्षण सुना था आपने, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में सवर्णों को 27% सीटें मिल गई हैं। जी हां, आबादी 15% से कम और सीटें 27% से अधिक। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप डेटा देखें, केवल ब्राह्मण जिनकी संख्या सबसे कम है वो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले ब्राह्मण हैं। टोटल 52 सीटें, जी हां, 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जाति के लोगों को 52 सीटें मिली हैं, 52। आपने चुनाव से पहले अफवाह या हकीकत आप सुन ही रहे होंगे। एक तरफ सतीश मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, लग रहा था सब बसपा में जाने वाले, एक भी सीट बसपा से ब्राह्मण जीत कर न आया और न ब्राह्मण ने बसपा को जीतने दिया। एक बात ये, दूसरी खबर सुन रहे होंगे कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक सीट भाजपा से ही ब्राह्मण जीते हैं। इसका मतलब ब्राह्मण का 100% वोट भाजपा की तरफ ही गया, चूंकि सीटें भी भाजपा की तरफ से ज्यादा मिली ब्राह्मण को। तो ये सारा जो तैयार गया था नक्शा, ये सिर्फ मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, ताकि लोग इधर उधर हो जाएं और कोई सही फैसला नहीं लें। ब्राह्मण टोटली 90
80% प्लस भारतीय जनता पार्टी के खाते में ब्राह्मण वोट भी गया और ब्राह्मण सीट भी निकला। और आबादी के अनुपात में 3 गुना ज्यादा सीटें अगर कोई किसी जाति ने जीती है तो वो ब्राह्मण है। तो सबसे खुशनसीब मतदाता अगर कोई है तो वो ब्राह्मण हैं, उनको बधाई और मुबारक हो। और मान लिया जाना चाहिए कि आज भी तमाम तरह हंगामे और नेताओं के सामने आने और हजारों भाषण और मिशन और मूवमेंट के बाद भी ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है और उसे पता है कि हम अपनी आबादी के 3 गुने सीट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बाहुबली जाति, जी हाँ, बुलडोजर बाबा की बिरादरी। दूसरे नंबर पर राजा भैया की बिरादरी। सबसे ज्यादा दबंग बिरादरी ठाकुर, जी हाँ, जिसका नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश के दलित थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं। और लोग बुरा न माने, ये सच्चाई भी है। ठाकुर बिरादरी दूसरे नंबर पर रही 49 सीटों के साथ। ठाकुर विधायकों की संख्या 49। अभी मैं जनसंख्या नहीं बता रहा हूं, आपको सब पता है कि इनकी कितनी आबादी है, लेकिन जो सीटें इनको मिली हैं तो ठाकुर भी खुशनसीब हैं। वो वोटर, वो ठाकुर मतदाता, वो भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जनसंख्या से अधिक अपनी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज दिया है। ये खुशनसीब मतदाताओं की सूची है। और खुशनसीब मतदाताओं में तीसरे नंबर पर कुर्मी है, पिछड़ी जातियों में कुर्मी। जी हाँ, अब तक यादव यादव चल रहा था उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो बिहार में तो कुर्मी का कब्जा सत्ता पर हो गया। पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुर्मी की गिनती नहीं होती थी। सोनेलाल पटेल पहले नेता थे जिन्होंने बसपा से बगावत करके अपनी पार्टी बनाई थी, अपना दल, लेकिन प्रभाव नहीं दिख रहा था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कुर्मी ने यह बता दिया कि वो खुशनसीब मतदाता है, जागरूक मतदाता है। और कुर्मी जाति के कुल 41 विधायक जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंच गए हैं, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने भी अपनी संख्या बढ़ाई। सबसे बदनसीब जो मतदाता हैं उनकी सूची भी सुने। अभी खुशनसीब में एक जाति और भी है जिसको आप कास्ट कहते हैं। इनकी संख्या ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं है ही नहीं। किसी भी विधानसभा में ये निर्णायक नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का एक भी विधानसभा ऐसा नहीं है जहां कास्ट जो है वो निर्णायक हो, लेकिन फिर भी इनकी जाति के 3 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दस्तक देने में सफल रहे। वो भी खुशनसीब मतदाता है, उन्हें भी बधाई और मुबारक हो। तो ये कुल जनसंख्या रहा। लेकिन अब बदनसीबों की सूची देख लें तो बदनसीबों में सबसे पहले स्थान पर यादव है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में वो सीट तो निकालने में वो सफल रहे, लेकिन यादवों के हाथ में सत्ता की चाबी रही है उत्तर प्रदेश में। और यादवों के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत लगी रही है जिसका नाम मुस्लिम है। बिहार में भी यही रहा, उत्तर प्रदेश में भी यही रहा। बिहार में भी यादव मतदाता ठगे महसूस कर रहे हैं, या यूं कहें कि बदनसीब है। वो सत्ता मिल रही थी मगर वो नहीं ले सके। शायद सत्ता से ज्यादा उन्हें कुछ और चीजें प्यारी हैं, सो उन्हें भी मुबारकबाद देना पड़ेगा। यादवों की जनसंख्या जो है मात्र 27 रही। आबादी के अनुपात में तो ठीक है, लेकिन यादव लैंड में यादव हारे, ये सबसे बड़ी बात है। फिरोजाबाद से लेकर मैनपुरी कानपुर तक, जिसको यादव लैंड कहते हैं, एटा इटावा सब उसमें शामिल है। कहीं भी यादवों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। और यादव की पार्टी कही जाने वाली, यानी यादव को सत्ता में पहुंचाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी का यादव लैंड में बहुत बुरा अंजाम हुआ, या यूं कहें कि मुंह के बल उन्हें गिरा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पता चला कि यादवों ने समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं किया, और साथ में यह भी पता चला यादव को सत्ता नहीं चाहिए, यादव को कुछ और चाहिए। और जो चाहिए वो अब मिल रहा है और मिलता रहेगा, सत्ता नहीं चाहिए। आने वाले दिनों में जो इनके सहयोगी मतदाता हैं वो भी दूसरे विकल्प पर अब जो है चिंतन कर रहे हैं। चूंकि जब यादवों को सत्ता चाहिए नहीं, तो सत्ता अगर कुर्मी को चाहिए तो गठबंधन चेंज होगा। सत्ता अगर किसी और को चाहिए तो आने वाले दिनों में मतदाताओं का रुझान बदलेगा। और 2024 में इसकी झलक भी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि दूसरा जो सबसे बदनसीब और ठगा हुआ मतदाता है
वो है मुसलमान, जिसकी जनसंख्या 64 तक थी और यादवों के पीछे लगकर उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के प्रयास में वो इतना पीछे आया कि 34 पर आकर अटक गया और आज उसे लग रहा है कि सत्ता के इस रोब में हम बिल्कुल गुम से होकर रह गए हैं। और लगता क्यों नहीं है, आज भी कोई मामले होते हैं तो आम मुसलमानों को आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर मायूसी और उदासी दिखेगी, उनको लगेगा कि हमको ठगा गया है और हम ठगे हुए हैं। तो ये बदनसीब मतदाताओं की सूची में पहले स्थान पर यादव, दूसरे स्थान पर मुस्लिम और तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा बदनसीब उत्तर प्रदेश का वो है दलित, जिसकी अपनी पार्टी होते हुए माने सम्मानित पार्टी और मान्यता प्राप्त पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी जिसकी अपनी हो और जिससे उसकी पहचान बनी हुई हो, उस पार्टी को न केवल जीरो दिया, अंडा दिया, बल्कि अपने आप को भी सबसे पीछे लाकर खड़ा कर दिया। उस बिरादरी में आप अगर देखेंगे तो जाटव बिरादरी जिसको आप कहते हैं, जो कि माने परंपरागत वोट माना जाता है और उसकी अपनी पार्टी मानी जाती है बसपा, लेकिन जाटव 29 जीते इस चुनाव में जरूर, लेकिन एक भी बसपा से और सपा से नहीं जीत सके, टोटली भाजपा से जीते। ये दुर्भाग्य है और उस बिरादरी को लगता है कि सत्ता से बहुत ही पीछे, चूंकि अगर वो बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में समझें तो वो जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से वो समाज के लिए किसी काम के नहीं हो सकते। और बसपा जैसी पार्टी को अगर ख़त्म किसी ने किया है तो उसका श्रेय भी इन्हीं मतदाताओं को जाएगा। इसलिए जाएगा कि कम से कम किसी और दल से अगर ये बिरादरी जीतती तो गिनती गिना जाता। भारतीय जनता पार्टी जिसका ये बिरादरी स्वयं विरोध करती है कथित तौर पर, उस पार्टी से जीती है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में सम्मानजनक इसे भी कहा जाएगा कि 29 सीट मायने रखता है, कम नहीं है। लेकिन अगर ठाकुर से और ब्राह्मण से आप अगर माने ये करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ही कम है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में जाटव एक बड़ी आबादी है। और जाटव के बाद आप देखेंगे लोध, कल्याण सिंह के बाद लोध जाति का उदय हुआ था उत्तर प्रदेश की राजनीति में और धीरे धीरे लोध भी राजनीतिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ी और खुशनसीब मतदाताओं में लोध है, जिनके 19 विधायक भी जीते और उनकी सरकार भी बनी और मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे लोध जाति के लोग आपको मिलेंगे। सबसे कम जनसंख्या हल्ला और हंगामा के बाद निषाद का रहा, इसलिए कि निषाद के बारे में कहा जाता था कि पूर्वांचल में 20 सीटों पर पूरा प्रभाव है, लेकिन निषाद जाति के केवल 8 विधायक जीतने में सफल रहे। हालांकि वो बदनसीब मतदाताओं में उनकी गिनती नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता के साथ हैं और सत्ता में उनकी बड़ी भागीदारी है। भाजपा गठबंधन से ही 7 जीते हैं, जबकि सपा गठबंधन से केवल 1 निषाद ही जीते हैं, इसलिए वो खुशनसीब मतदाताओं में उनकी गिनती होगी। कलवार एक जाति है जिसकी गिनती नहीं होती थी बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गिनती गिनवाई है और 7 विधायक कलवार जाति के भी जीतकर उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। और गुजर बहुत निर्णायक नहीं है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में खुशनसीब मतदाताओं में है। 7 विधायक जीते हैं, ज़्यादातर भाजपा से जीते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन राजभर के लिए दुखदाई खबर है कि भारतीय जनता पार्टी से केवल 1 जीते हैं, सपा गठबंधन से 3 जीते हैं, मात्र 4 जीते हैं, जबकि उनके नेता पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरी तरह से मीडिया में भी छाए रहे, समाज में भी छाए रहे, मंचों पर भी छाए रहे। और पिछले कई वर्षों से राजभर गिनती गिने जाने वाली बिरादरियां हैं जिनका नाम बार बार अखबारों में और चैनलों में आता रहता है, लेकिन उनको भी बदनसीब मतदाताओं में राजभर भी है जो निर्णायक फैसला न देकर अपने जाति के लोगों का तादाद भी कम कर दिया और अपनी पार्टी को भी कुछ न कुछ कमज़ोर किया। एक और खुशनसीब मतदाताओं में भूमिहार है, ये सब अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भूमिहार का कोई ज़्यादा मामला नहीं है, बिहार में नंबर 1 में गिने जाते हैं राजनीति में, उत्तर प्रदेश में कहीं और रहते हैं, लेकिन इस बार भूमिहार जाति के भी 5 विधायक जीते हैं। सबसे बदनसीब मतदाताओं में एक नाम आखिरी में आपको गिना दूं, और आपने सुना होगा हाथरस कांड। हाथरस कांड में जिस बिटिया के साथ मामला हुआ था वो वाल्मीकि जाति की थी, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में वाल्मीकि का कहीं कोई चर्चा नहीं। एक वाल्मीकि
विधायक बनने में सफल जरूर हुआ, मगर वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। और उस जिस जगह पर यह घटना घटी, हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कुल मिलाकर वाल्मीकि भी बदनसीब मतदाताओं में उनकी भी गिनती होगी कि उनकी आवाज़ उठाने वाला, उनकी तरफ से बोलने वाला कोई सदन में नहीं पहुंचा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से पहुंचा है तो वो समाज की बात वहां नहीं कर सकता। बहरहाल ये कुल आंकड़े थे और ये आपके सामने हमने रखे। खुशनसीब मतदाता वो हैं जिनकी आबादी कम है, सीटें ज़्यादा आई हैं और सत्ता भी उनके पास है। बदनसीब मतदाता वो हैं जिनकी आबादी बहुत है, सीटें भी कम आई हैं और सत्ता से भी दूर हो गए हैं। और यादव समाज के लोग तो पूरी तरह से सत्ता से दूर हो गए हैं। और अब आने वाले दिनों में पूरे भारत की बात मैं करूं तो यादव चेहरे अब कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ये अपवाद है कि लोग कहते हैं 2024 में अखिलेश या तेजस्वी, दूर दूर तक ये दोनों इसलिए नजर नहीं आएंगे कि इनके समाज के लोग स्वयं नहीं चाहते हैं कि ये दोनों नजर आए। तो जो इनके सहयोगी मतदाता हैं, विशेषकर मुस्लिम, उनके यहाँ अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जब इनकी जाति के लोग इनको नेता नहीं बनाना चाहते हैं तो हमें किसी और विकल्प पर विचार करना होगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।